हेलो फ्रेंड्स, स्पर्श के ऑनलाइन पोर्टल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी हम रीजनिंग के चैप्टर कैलेंडर का अध्ययन कर रहे हैं और कल की कक्षा तक हम पूरे बेसिक कैलकुलेशंस कर चुके हैं। और आज की हमारी कक्षा का मुख्य टॉपिक क्या रहेगा कि आपको जो भी प्रश्न में एक डेट गिवन रहता है वहाँ से क्या याद करने हैं कि वह हफ्ते का कौन सा दिन था। ठीक है, लेकिन उस कैलकुलेशन की ओर जाने से पहले हम जो कल एक बेसिक कैलकुलेशन किए थे लीप ईयर और सेंचुरी लीप ईयर के बारे में, उसके दो प्रश्न आपको मैं प्रैक्टिस के तौर पर हल करवाने वाला हूं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने दोनों प्रश्न लिखे हुए हैं। यहाँ पर मैंने पहला प्रश्न लिखा हुआ है जो कि संस्थान द्वारा प्रोवाइड किए गए क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि ये जो 4 वर्ष आपको दिए गए हैं इनमें से कौन सा लीप ईयर है। देखिए, अब आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, लीप ईयर है कि नहीं, ये बात ठीक है। अब आपके पास क्या आ चुका है, प्रश्न आ चुका है, आपको पूछ रहा है लीप ईयर के बारे में। तो आपके पास दो चीजें हैं कि 4 से इसको भाग दे के चेक करना है कि 400 से इसे भाग देना है। तब देखिए, यहाँ पे जो भी आपको विकल्प दिए गए हैं इसमें लास्ट में सभी में दो संख्याएं क्या है, शून्य, अर्थात यहाँ पर क्या लगेगा, सेंचुरी ईयर का केस लगेगा। ठीक है, अब देखिए, कोई भी शताब्दी वर्ष लीप ईयर है या नहीं, इसे चेक करने के लिए मुझे किससे भाग देना है, 400 से। तो अब आपको यह चेक करना है कि 400 के पहाड़े में इसमें से कौन सी संख्या आती है। तब देखिए, यहां पे पहला ऑप्शन है 2800। ठीक है, 400 के पहाड़े में बिल्कुल आता है 2800, या 4 के पहाड़े को भी आप 7 टाइम्स कर सकते हैं, 4 7 are 28, अर्थात ये तो लीप ईयर है। ये हमको आंसर पता चल चुका है, लेकिन बाकी 3 विकल्प हमारे आंसर क्यों नहीं होंगे। इसे देखिए, यहां पर है 1800। अगर मैं 1800 को 400 से भाग दूंगा तो ये कहां तक भाग जाएगा, 1600 तक, और रिमाइंडर मेरे पास बच जाएगा 200। और अगर मेरे पास रिमाइंडर बच रहा है, इसका अर्थ क्या है कि वो लीप ईयर नहीं है। सेम केस ये बाकी 2 विकल्प के साथ भी है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 2800 इज अ सेंचुरी लीप ईयर। ठीक है, अब देखिए, यहां पर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है 22, और यहां पर मेरा प्रश्न है विच ऑफ दिस इज नॉट अ सेंचुरी लीप ईयर। अब देखिए, यहां पर आपको स्पेसिफाई किया हुआ है कि शताब्दी लीप वर्ष कौन सा नहीं है। हो सकता है आपको विकल्प में कुछ ऐसा संख्या दिया गया हो जो लीप वर्ष तो हो लेकिन सेंचुरी ईयर ना हो। ठीक है, या तो सीधी सीधी ये वाली स्थिति बन सकती है कि चारों विकल्प आपको क्या दिया हो, सेंचुरी ईयर का दिया हो, उसमें से आपको बताना हो कि कौन सा सेंचुरी लीप ईयर नहीं है। ठीक है, फिलहाल हमारे पास डिस्कस करने के लिए 4 विकल्प हैं। अब यहां पे इस वर्ड को आप हाईलाइट कीजिए, विच ऑफ दिस इज नॉट अ सेंचुरी लीप ईयर। ठीक है, तो ये तीनों तो सेंचुरी ईयर हैं, ये तीनों तो सेंचुरी ईयर है। तो इस प्रकार हमारे पास एक ही विकल्प बचा जो सेंचुरी ईयर नहीं है। तो सीधा सीधा ये तो हमारा आंसर हो गया, ये तो हमारा आंसर हो गया। और ये 3 आंसर क्यों नहीं होंगे, क्योंकि हमको क्या पूछा है प्रश्न में कि नहीं है, जबकि ये तीनों क्या हैं, सेंचुरी लीप ईयर हैं। तो इस प्रकार आप प्रश्नों को जब भी बनाएंगे तो बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, यहां पर यह हमारा छोटा सा टॉपिक खत्म होता है। अब हम आज के मुख्य टॉपिक की ओर बढ़ने वाले हैं। उससे पहले मेरे बोर्ड रफ करते तक आप लोग 1900 के ड्यूरेशन में कुल कितने विषम दिन होते हैं इसे रिमाइंड कर लीजिए, और एक गिवन टाइम ड्यूरेशन में लीप ईयर कितने हैं और नॉर्मल ईयर कितने हैं ये कैसे ज्ञात कर रहे हैं इसको भी रिमाइंड कर लीजिए। अभी तक आपको ध्यान आ गया होगा, कल अच्छे से पढ़े हैं ना आप लोग, बिल्कुल ही आपको ध्यान में होगा। अब देखिए, यहां पर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, क्या 15 अगस्त 1947 को हफ्ते का कौन सा दिन था। अब ये मुझे ज्ञात करना है कि 15 अगस्त 1947 बिल्कुल इसी दिन हमारा देश आजाद हुआ था। अब मुझे क्या ज्ञात करना है कि वह दिन हफ्ते का कौन सा दिन था। ऐसे तो आप सभी को याद होगा, कुछ लोगों को ये 1 लीनियर फैक्ट के रूप में याद भी रहता है, लेकिन अभी हमें उसे मैथमेटिकल ऑपरेशन से कैलकुलेट करना है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, सारे प्रोसेस मैं आपको इसी प्रश्न में बताने वाला हूं। यहां पर देखिए, वर्ष 1947 तक मुझे जाना है। ठीक है, कहां तक जाना है, वर्ष 1947 में 15 अगस्त तक मुझे जाना है। लेकिन अभी ये जो वर्ष 1947 है ये खत्म नहीं हुआ है।
ठीक है, खत्म नहीं हुआ है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये अभी रनिंग में ही है। 15 अगस्त 1947 अगर मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब यही है कि ये वर्ष जो है अभी रनिंग में है। ठीक है, तो इसके जस्ट पहले जो भी ईयर खत्म हुआ हो उसे हम बेस ईयर के रूप में लेंगे। तो 1947 के पहले कौन सा ईयर खत्म हो चुका है, तो वो है 1946। ये लीजिए आपका बेस ईयर आ चुका है कैलकुलेशन के लिए। अब आपको इसे ब्रेक करना है। अब 1946 को बहुत ही आसान तरीके से मैं किस प्रकार ब्रेक कर सकता हूं, तो 1900 प्लस 46, और 1900 में कुल कितने विषम दिन होते हैं ये हमने कल निकाल कर रखा हुआ है। तो इसे मैंने ब्रेक कर दिया 1900 इन प्लस 46। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं ऑड डेज यानी विषम दिन। टोटल 1900 वर्ष में होता है एक विषम दिन, और 46 के लिए मुझे कैलकुलेट करना है। तो जो दूसरा वाला छोटा तरीका मैंने आपको बताया था कि 46 वर्ष में 46 विषम दिन तो होंगे ही, अब एक्स्ट्रा हमें किसे जोड़ना है कि इसमें कितने लीप ईयर पड़ते हैं। तो 46 वर्ष के ड्यूरेशन में कितने लीप ईयर पड़ेंगे, कितने लीप ईयर पड़ेंगे, तो 46 को आप 4 से भाग दीजिए तो ये 44 तक पूर्णतः भाग जाएगा। ठीक है, कहाँ तक, 44 तक। और 44 तक पहुँचने के लिए मुझे 4 × 11 करना पड़ेगा, सीधी सीधी बात है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 11। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 46 प्लस 11, ये क्या हुआ मेरा 57। अब देखिए, क्योंकि 57 क्या है, 7 से बड़ी संख्या है, तो इसे मैं और ब्रेक करके और छोटी संख्या में प्राप्त कर सकता हूँ। तो 57 को मैं क्या करूँगा, 7 से डिवाइड करूँगा, तब यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 7 8 56, और 57 में अगर 56 चले गया तो यहाँ पे रिमाइंडर मेरे पास बचेगा 1। तो यहाँ पे 1946 में टोटल मेरे पास कितना ऑड डे आ चुका है, ये 1 और यहाँ का 1, तो ये क्या हो गया, टोटल 2। अब हमें कहाँ तक जाना है, 1947 तक। 1947 तक जाना है, तो पूरे महीने का नाम लिखते जाइए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। अब देखिए इन महीनों में कितने विषम दिन होते हैं ये आपको लिखते जाना है। कल सारा चीज़ मैंने आपको टेबल के माध्यम से बताया था, आपको याद होगा। तो जनवरी में होते हैं 3 विषम दिन। अब देखिए फरवरी में हम पहुंच चुके हैं और वर्ष 1947 का हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमें यह सोचना है कि क्या 1947 लीप ईयर है या 1947 नॉर्मल ईयर है। तो देखिए 47 को अगर आप 4 से भाग देंगे तो ये पूर्णतः डिविजिबल नहीं है, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, अर्थात रिमाइंडर बचेगा, और रिमाइंडर बच रहा है उसका अर्थ क्या है, ये एक नॉर्मल ईयर है। और एक नॉर्मल ईयर है तो फरवरी उसमें 28 दिन का होगा, और 28 दिन का है मतलब फरवरी में यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। ठीक है, जब भी आप फरवरी को कैलकुलेट करेंगे तो आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, क्या ये लीप ईयर है या नहीं है, उसके बाद ही आप विषम दिन को कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, अब देखिए मार्च में हम फिर आ चुके हैं, तो ये 3 + 2 + 3 + 2, जुलाई का भी 3। अब देखिए अगस्त का ऐसे तो 3 विषम दिन होते हैं, लेकिन कब, जब हम पूरे मंथ को काउंट करते हैं। ठीक है, लेकिन हमें कहाँ तक जाना है, 15 अगस्त तक ही जाना है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, 15। ठीक है, अब इसको मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो 3 + 3 6, 8 11 13 16, और 16 + 15 क्या होता है, 31। अब देखिए ये 31 फिर से क्या है, 7 से बड़ी संख्या है, और हमें क्या करना है, विषम दिन ज्ञात करना है। मैंने आपको बताया है विषम दिन तो मैक्सिमम 6 हो सकते हैं। तब फिर मैं इसे क्या करूंगा, 31 को 7 से भाग दूंगा। 31 को 7 से भाग दूंगा तो यहां पर मेरे पास रिमाइंडर बचेगा 3। ठीक है, क्योंकि 7 4 28, वहां तक हफ्ते का 4 साइकिल कंप्लीट हो गया। उसके बाद कितना विषम दिन बचा, 3 विषम दिन। अब हम 1946 और 15 अगस्त 1947 तक टोटल कितने ऑड डे होते हैं ये कैलकुलेट कर चुके हैं। मतलब हमारा आंसर अब आने ही वाला है। तब हम क्या निकालेंगे इस स्थिति में, टोटल ऑड डेज कितने हुए। तो 1946 का भी हमें ऐड करना है और 1947 का भी हमें ऐड करना है। तो 1946 में हम निकाल के रखे हैं 2 विषम दिन, और 1947 में हमने निकाला 3 विषम दिन। ये टोटल होगा 5, और 5 का अर्थ मैंने आपको क्या बताया था, फ्राइडे।
ठीक है, 5 का अर्थ मैंने आपको बताया था फ्राइडे। इस प्रकार मैं क्या बोल सकता हूं कि 15 अगस्त 1947 को जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ उस दिन क्या था, हफ्ते का शुक्रवार था। यह मेरा अब आंसर है। अब देखिए यहां पर जब मैंने बोर्ड में कैलकुलेट किया तब आपको भले थोड़ा सा अधिक समय लग रहा होगा, लेकिन इन चीजों को आप खुद से बनाएंगे तब आपको इतना समय नहीं लगेगा, ये बिल्कुल गारंटेड है। अब इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा और शॉर्ट किया जा सकता है, कहीं कहीं पर इंप्रोवाइज किया जा सकता है। वो कैसे करना है उसके बारे में अभी मैं आपको बताने वाला हूं। अब इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पे अपना फोकस रखिए। मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हम एक नॉर्मल ईयर में ट्रैवल कर रहे हैं तब शुरू के 6 महीने में कितने विषम दिन होते हैं, 6 विषम दिन होते हैं शुरू के 6 महीने में। तब देखिए शुरू के 6 महीने में जनवरी से जून तक मेरा कवर हो गया सिर्फ कितने में, 1 डिजिट में, अर्थात 6। जुलाई का आप यहाँ पे लिख दीजिए कितना, 3। और अगस्त में मुझे 15 अगस्त तक जाना है। ठीक है, कहाँ तक, 15 अगस्त तक जाना है। तो इस 15 को मैं पहले से ही 7 से डिवाइड कर देता हूं, अर्थात 15 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा मेरे पास, 1। तो इस 1 को मैं डायरेक्टली लिखता हूं। और ऐसा क्यों लिखा है मैं यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई कर रहा हूं। ये हो गया 15/7 और यहाँ से रिमाइंडर बचा 1, उसी को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये टोटल कितना हुआ मेरे पास, 6 + 3 9 और 9 + 1 हुआ 10। अब 10 क्योंकि 7 से बड़ी संख्या है, इसे मैं 7 से भाग दूंगा तो यहाँ पर मेरे पास फाइनल रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। ठीक है, देखिए जब लॉन्ग प्रोसेस से हम कैलकुलेट किए थे तो भी मैं 3 लेकर आया था, और यहाँ पर अगर आप अपने स्किल को यूटिलाइज करेंगे तब आप छोटे से कैलकुलेशन में ही सही उत्तर तक भी पहुंच सकते हैं। अब फिर से वही प्रोसेस करना है, 1946 का 2, इसका 3, 2 + 3 होगा 5 और 5 का अर्थ होगा फ्राइडे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको खुद से इंप्रोवाइज करना है। सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि वो चीज़ें अल्टीमेटली आपके अंदर में कन्फ्यूज़न पैदा करेगी। तो पहले आप एक नॉर्मल मेथड सीखिए, उसके बाद में किस जगह पर अपने स्किल को किस प्रकार यूटिलाइज करना है, ये चीज़ें मैं आपको बताते चलूँगा ताकि आपका जो कैलकुलेशन का समय है वो छोटा होता जाए। ठीक है, यहाँ तक ये प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया। अब हम एक और डेट कैलकुलेट करने वाले हैं, वो क्या होगा, 26 जनवरी 1950। अब मैं 1950 तक मुझे जाना है। ठीक है, तो पहले से ही आप ब्रेक कर लीजिए इसको, मेरे बोर्ड रफ करते तक कि कितने में हम ब्रेक करने वाले हैं। ये लीजिए 26 जनवरी 1950, और मुझे क्या ज्ञात करना है कि इस दिन हफ्ते का कौन सा दिन था। ठीक, तब देखिए 1950 भी क्या है, अभी रनिंग में है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तब मैं अपने कैलकुलेशन के लिए बेस ईयर क्या लूंगा, इससे जस्ट रिसेंटली जो ईयर कंप्लीट हुआ है वो, तो रिसेंट में कौन सा ईयर कंप्लीट हुआ है तो वो होगा क्या, 1949। अब इसे फिर मैं ब्रेक करूंगा 2 पार्ट में, ये होगा 1900 और ये होगा 49। ठीक है, अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, विषम दिन। तो 1900 में क्या होगा, विषम दिन 1। ये चीज़ तो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, आपको फिर से बता रहा हूं। अब 49 वर्ष के ड्यूरेशन में मुझे विषम दिन कैलकुलेट करना है, तो फिर से यहां पर कॉन्सेप्ट लगेगा किसका, नॉर्मल ईयर का और लीप ईयर का। अब देखिए नॉर्मल ईयर हो या लीप ईयर हो, एक विषम दिन तो मिनिमम सब में आ ही रहे, है ना। तो यहां पे मैं 49 सीधे सीधे लिख दिया। अब मेरे कैलकुलेशन में कौन सा एक छूटा रह गया है जो लीप वर्ष में एक्स्ट्रा होंगे, 1 + 1 2। ठीक है, 1 यहां पे इंक्लूड हो गया। अब जो 1 जो है एक्सक्लूडेड है उसे ही मुझे यहां पर लिखना है। तो 49 वर्ष के ड्यूरेशन में कुल कितने लीप वर्ष पड़ेंगे। ठीक है, तो 49 को आप 4 से भाग दीजिए। ठीक है, 4 के पहाड़े में आता है 48, 4 × 12 आता है 48। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा 12। ये चीज हो गई। अब 49 और 12 होगा कितना, 61। 49 और 12 होगा आपका 61। अब इसे आप ऐड कर दीजिए, सॉरी
61 क्योंकि 7 से बड़ी संख्या है, इसे फिर आप 7 से भाग दीजिए और यहाँ पे आपको फाइनल रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 8 आर 56 और 61 में से अगर आप 56 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास बचेगा 5। ठीक, अब यहाँ से वर्ष 1949 के लिए टोटल विषम दिन कितना आ चुका है, तो ये 1900 का 1 और ये 49 वर्ष का 5 अर्थात 6। अब मुझे क्या करना है, 26 जनवरी 1950 तक जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो मेरे लिए अच्छी बात क्या है कि सिर्फ 26 दिन मुझे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1950 और यहाँ पे मुझे जाना है जनवरी का, और जनवरी का कहाँ तक, सिर्फ 26 दिन, तो यहाँ पे मैं सीधे ही 26 लिख रहा हूँ। अब 26 क्योंकि 7 से बड़ी संख्या है, ठीक है, तो इसे आप क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, तो 26 को अगर आप 7 से भाग देंगे तब आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 5, क्योंकि 7 3 आर 21, उसके बाद तो सीधे 28 आएगा, है ना, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, 5। अब मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, टोटल रिमाइंडर या टोटल विषम दिन, तो टोटल क्या होगा यहाँ पे 1949 प्लस 1950, तो 1949 का मैंने क्या निकाला हुआ है 6 और 1950 का मैंने क्या निकाला हुआ है 5 और 6 और 5 मिलकर बनते हैं 11। अब 11 क्योंकि 7 से बड़ी संख्या है, आपको फिर क्या करना है, इसे 7 से डिवाइड करना है और फाइनल रिमाइंडर लेके आना है। तो 11 को अगर मैं 7 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर यहाँ पे मेरे पास बचेगा कितना, 4, क्योंकि 7 एकम 7 है ना, 7 एकम 7 और 11 में से अगर आप 7 घटाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, रिमाइंडर 4। अब ये मेरे पास जो रिमाइंडर आया हुआ है यही मेरा क्या है, फाइनल आंसर, और 4 का अर्थ मैंने आपको क्या बताया था, गुरुवार अर्थात थर्सडे। अब मैं क्या बोल सकता हूं कि 26 जनवरी 1950 जिस दिन भारत देश एक गणतंत्र राज्य बना वो हफ्ते का कौन सा दिन था, तो गुरुवार। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको बार बार परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, जरूरी नहीं कि कोई स्पेसिफिक डेट हो सकता है महात्मा गांधी जी के जन्म के बारे में आपको पूछ दें। ठीक है, अब सोचते रहिए कि महात्मा गांधी जी का जन्म कौन से वर्ष में हुआ था, ये चीज़ें तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। अब आप अपनी प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हैं, खुद से कोई भी डेट एक ईयर के कॉम्बिनेशन में ज्यूम कीजिए और उसे कैलकुलेट कीजिए। जो भी आपका फाइनल आंसर आ रहा है उसे या तो फ़ोन में जो कैलेंडर होता है वहाँ से चेक कर सकते हैं या डायरेक्टली अगर आप गूगल करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। और इससे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आपका खुद का बर्थडे कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, खुद का बर्थडे कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद घर में पूछिए कि मम्मी मैं किस दिन पैदा हुआ था। अगर मम्मी ने जो आंसर बताया और आप जो आंसर निकाले हो उसमें डिफरेंस है, इसका मतलब 90% चांस तो ये है कि आपका कैलकुलेशन गलत होगा, क्योंकि मम्मी तो कभी गलत होगी नहीं। ठीक है, उसके बावजूद अगर आपको अपने कैलकुलेशन में पूरा भरोसा है, उसके बाद में आप देख लीजिए आर्ग्यूमेंट करना है या नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कुछ क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करने हैं। अब हम शीट के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 16, अगर आपके पास इस क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट का प्रिंट आउट है तो आप उसमें क्वेश्चन नंबर 16 में फोकस कीजिए। क्या डेट दिया गया है हमें, 31 मई 2020। ठीक है, और पूछ रहा है कि इस डेट को हफ्ते का कौन सा दिन था। ठीक है, क्या पूछ रहा है, अभी तक जो हम करते आए हैं कि इस डेट को हफ्ते का कौन सा दिन था। अब देखिए फिर से हमें वही काम करना है, ये 2020 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, रनिंग है, तो हम अपने कैलकुलेशन के लिए बेस ईयर क्या लेंगे, जो 2020 से जस्ट पहले वर्ष कंप्लीट हुआ है वो, तो वो वर्ष कौन सा है, 2019। ठीक है, अब 2019 को मुझे ऐसे ब्रेक करना है कि मेरा कैलकुलेशन इजी हो, तब मैं अब क्या करूंगा, इसे ब्रेक करूंगा 2019 में। ये लीजिए आपका ये आ गया 2000 और यहां पे मैं लिख देता हूं 19। अब हम इसमें ऑड डेज कैलकुलेट करने वाले हैं। तो वर्ष 2000 वर्ष के ड्यूरेशन में विषम दिन आपका होता है 0।
मैंने आपको बताया था 400 में 0 होता है और 400 के सभी मल्टीपल्स में क्या होंगे, विषम दिन 0 होंगे। अब देखिए मुझे 19 वर्ष के ड्यूरेशन में ज्ञात करना है, तो 19 विषम दिन तो होंगे ही। ठीक है, अब लीप ईयर का जो एक हमने अभी इंक्लूड नहीं किया है उसे हम कैसे इंक्लूड करेंगे, इस 19 को आपको 4 से भाग देना है और ये देखना है कि ये मैक्सिमम कितनी बार भाग जा रहा है। तो 4 से 4 बार तक ये मैक्सिमम भाग जाएगा, क्योंकि 4 के पहाड़े में 16 आता है, उसके बाद जो आती है 20, ठीक है, तो वो तो 19 से बड़ी है, तो ये कितने तक भाग जाएगा, 4 × 4 = 16। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4, अर्थात 19 वर्ष के ड्यूरेशन में 4 लीप ईयर आएंगे। ठीक है, ये 19 और 4 होगा आपका 23, और 23 7 से बड़ा है, इसलिए इसे मैं क्या करूंगा, फिर से 7 से भाग दूंगा और यहाँ पे मेरा रिमाइंडर बचेगा क्या, 2। तो वर्ष 2019 में टोटल मेरे पास कितने विषम दिन आए, 0 + 2 = 2। अब मुझे कैलकुलेट करना है वर्ष 2020 का, तो मुझे कहाँ तक जाना है, 31 मई तक। 31 मई अगर मैं कह रहा हूं तो पूरा मई इंक्लूडेड है उसमें, 1 मई से लेके 31 मई तक, तो सीधे सीधे मैं इसको 3 लिखूंगा जब वहां तक पहुंचूंगा तब। फिलहाल अभी आप क्या काम कीजिए, आपको कहां तक कैलकुलेट करना है इसे लिख लीजिए। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। ठीक है, जनवरी में तो 3 विषम दिन होते हैं। अब मुद्दा यहाँ पे आके फंसा कि फरवरी में विषम दिन मुझे 0 लेना है या 1, तो फिर से आपके दिमाग का थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए कि अभी हम वर्ष 2020 के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो आपको क्या चेक करना है, वर्ष 2020 एक लीप ईयर था या नॉन लीप ईयर था। तो वर्ष 2020 में देखिए आखिरी का 2 संख्या 20 बिल्कुल 4 से भाग जाता है, तो यह क्या है, एक लीप ईयर, और एक लीप ईयर में फरवरी में 1 विषम दिन होता है। ठीक, अब सिमिलरली मार्च में फिर से 3, अप्रैल का 2 और मई क्योंकि पूरा इंक्लूडेड है 31 मई तक, इसे मैं सीधा सीधा क्या लिखूंगा, 3। अब मुझे इसे ऐड करना है, 3 + 1 4, 7, 9 और 12। ठीक है, और यहाँ पे देखिए फिर से 7 से बड़ी संख्या आ गई, तो 12 को फिर मैं क्या करूंगा, 7 से भाग दूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास रिमाइंडर बचेगा 5, अर्थात वर्ष 2020 के ड्यूरेशन में मेरे पास कुल 5 विषम दिन आ चुके हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। अब हमें क्या करना है, टोटल हमने कितना विषम दिन निकाला है इसे हमें ऐड करना है। तो हम क्या क्या ऐड करेंगे, वर्ष 2019 प्लस वर्ष 2020 का। तो वर्ष 2019 का हमने निकाला हुआ है क्या, 2, और वर्ष 2020 का हमने निकाला है 5, और 5 और 2 होता है 7। ठीक है, अब 7 का अर्थ मैंने क्या बताया था आपको, 7 आता है या 0 आता है, दोनों का अर्थ सेम है, वो क्या होगा, संडे। ठीक है, तब इसका अर्थ यह है कि 31 मई 2020 को जो अभी रिसेंटली पास हुआ वह हफ्ते का कौन सा दिन था, रविवार। यह आपका आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 16 में जो भी आपके पास विकल्प दिए गए हैं उसमें रविवार को आप मार्क कर लीजिए। अब हम एक और क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें डेट मुझे दिया गया है क्या, 3 मार्च वर्ष 2007, क्वेश्चन नंबर 15। सभी अपना फोकस रखिए अब क्वेश्चन नंबर 15 पर, और अगर शीट अभी आपके पास नहीं है तो बोर्ड में फोकस कीजिए, और विकल्प ही क्या है आपके पास। फिर से आपको क्या ज्ञात करना है कि इस डेट को हफ्ते का कौन सा दिन था। ठीक है, यह क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट का आपका क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए फिर से वर्ष 2007 में मुझे जाना है, लेकिन ये क्या है, रनिंग है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं बेस ईयर क्या लूंगा अपने कैलकुलेशन के लिए, वर्ष 2006। ठीक है, अब इसे मैं ब्रेक करूंगा 2006 में, तो 2000 का आपको पता है कितना विषम दिन होगा, 0, और 6 वर्ष के ड्यूरेशन में 6 विषम दिन तो होंगे ही, साथ ही यहाँ पर इस ड्यूरेशन में 1 लीप ईयर पड़ेगा, अर्थात ये हो गया 7 दिन, और 7 दिन अगर मैं बोल रहा हूँ इसका अर्थ है रिमाइंडर 0। ठीक है, तो वर्ष 2006 तक मुझे क्या प्राप्त हुआ, विषम दिन 0। अब अच्छी बात यह है कि हमारा कैलकुलेशन पूरा छोटा हो चुका है, मुझे अब कैलकुलेट करना है सिर्फ 2007 का, तो इसमें मैं लिखूंगा जनवरी, फरवरी और मार्च में मुझे सिर्फ
3 मार्च तक जाना है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो जनवरी का हुआ 3, ठीक है। अब क्योंकि मैं वर्ष 2007 में ट्रेवल कर रहा हूं, मुझे फिर से क्या सोचना है कि ये लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, क्योंकि उसी हिसाब से फिर मैं यहाँ पे फरवरी का विषम दिन कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। तो वर्ष 2007 अभी तक आप कैलकुलेट करना सीख गए होंगे। ये क्या है, एक सामान्य वर्ष है, अर्थात नॉन लीप ईयर है। और एक नॉन लीप ईयर में फरवरी में 0 विषम दिन होते हैं और मार्च में मुझे कहां तक जाना है, 3 मार्च तक, ठीक है। तो ये 3 + 3 क्या हुआ, 6, ठीक है। और 6 अगर मुझे टोटल विषम दिन प्राप्त हो रहे हैं दिए गए पूरे टाइम ड्यूरेशन में, उसका अर्थ क्या है कि 3 मार्च वर्ष 2007 को हफ्ते का कौन सा दिन था, तो शनिवार। ठीक है, आ गया शनिवार। तो इस तरह के बहुत ही आसान प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप शीट में देख पा रहे होंगे, पूरा हमने लिखा हुआ है वहां पे कि कौन कौन से प्रश्न किस वर्ष सीजीपीएससी के और सीजी व्यापम की परीक्षाओं में आए हुए हैं। और यही प्रश्न कहां से लिए जाते हैं, एसएससी से लिए जाते हैं। तो आप ये सभी मान के चलिए कि एसएससी में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी हम 3 से 4 प्रकार के वैरायटी के प्रश्न और करने वाले हैं, वहां पे मैं सारी चीजें और आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूं, ठीक है। अब यहां तक हम सिंगल डेट से डे का कैलकुलेशन करने का टेक्निक जान चुके हैं। अब हमें डबल डेट के क्वेश्चन करने हैं। याद कीजिए, जब मैंने यहाँ पे पिछली कक्षा में आपको बताया था, तब मैंने वहां पर लिखा हुआ था क्या, डबल डेट का भी एक क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जहां पे एक डेट प्रश्न में आपको रेफरेंस के तौर पर यूज करना है और उसके सत्यता की जांच करनी है। तब आप देखिए इस शीट में क्वेश्चन नंबर 24 अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहा है कि 1 जनवरी 2007, ये क्या था, संडे, ठीक है। आपको एक रेफरेंस डेट दिया गया है जिसमें ये बोल रहा है 1 जनवरी 2007 को रविवार का दिन था। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है कि 31 दिसंबर 2017 को हफ्ते का कौन सा दिन रहा होगा, ठीक है। अभी तक हमने एक डेट के क्वेश्चन किए थे, ये हमारे पास डबल डेट का क्वेश्चन आ चुका है। तब आपको कुछ नहीं करना है, जो अभी तक हम सीखे हैं वही ही प्रक्रिया दोहरानी है, लेकिन एक की बजाय 2 बार, ठीक। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हमें यह चेक करना है कि 1 जनवरी 2007 को रविवार था या नहीं, ठीक है। तो यहां पे अभी मैं इसका कैलकुलेशन कर रहा हूं। अब देखिए 1 जनवरी 2007 तक मुझे पहुंचना है, तो फिर से मैं क्या करूंगा, 2006 के आधार पर कैलकुलेट करूंगा। तो ये लिख लिया मैंने 2006, इसे फिर मैं ब्रेक करने वाला हूं 2000 और ये हो गया 6, ये हो जाएगा विषम दिन 2000 में पूरे 0 और 6 वर्ष के ड्यूरेशन में 6 विषम दिन तो हो गई, साथ ही इसमें पड़ेगा एक लीप ईयर, ठीक। ये हो गया 7, अर्थात यहाँ पे बचा रिमाइंडर मेरे पास कितना, 0। तो वर्ष 2006 में टोटल विषम दिन मेरे पास क्या हो गए, 0। अब मुझे कहाँ तक जाना है, 2007 में सिर्फ 1 जनवरी तक, और 1 का अर्थ क्या होता है, मंडे। भाई वर्ष 2007 में मुझे 1 जनवरी ही कैलकुलेट करना है, तो 2007 में मेरे पास क्या बचेगा, विषम दिन 1, और 2006 तो 0 है। तो इस प्रकार 1 जनवरी 2007 तक मेरे पास एक विषम दिन बचता है, और 1 का अर्थ क्या बताया था मैंने आपको, मंडे। तो यहां पे इसे अभी लिख दीजिए, ठीक है। मंडे लिखकर आप इसे छोड़ दीजिए एज इट इज। अब आपको क्या करना है, 31 दिसंबर 2017 को कैलकुलेट करना है। तो इसका कैलकुलेशन मैं इस ओर कर रहा हूं। अब मुझे 2017 तक जाना है, तो मैं बेस ईयर क्या लूंगा, 2016। ये लीजिए 2016, ठीक है। इसे मैं ब्रेक करूंगा किसमें, फिर से 2016 में। तो वर्ष 2000 का तो अभी तक आपको याद हो गया होगा, कितने विषम दिन होंगे यहाँ पे, 0, और 16 वर्ष में 16 विषम दिन तो होंगे ही, साथ ही यहाँ पर 4 लीप ईयर पड़ने वाले हैं। तो 16 + 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20, और 20 क्योंकि 7 से बड़ी संख्या है, फिर मैं इसे 7 से भाग दूंगा, तो फाइनल रिमाइंडर मेरे पास क्या बचेगा, 6। तो वर्ष 2016 तक मेरे पास 6 विषम दिन आ चुके हैं। अब मुझे कहाँ तक जाना है, 31 दिसंबर 2017 तक। तो देखिए एक वर्ष हमारा कितने में कंप्लीट होता है,
1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक में पूरा एक वर्ष कंप्लीट होता है, तब मैं सीधे सीधे यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि मुझे पूरा वर्ष 2017 का विषम दिन कैलकुलेट करना है। ठीक है, पूरे वर्ष 2017 का विषम दिन कैलकुलेट करना है, मतलब 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब मैं आपको नॉर्मल ईयर और लीप ईयर का शुरू में ब्रीफिंग दे रहा था पहली ही कक्षा में, तब मैंने आपको उस समय बताया था कि एक नॉर्मल ईयर में टोटल 1 विषम दिन होता है और एक लीप ईयर में टोटल 2 विषम दिन होते हैं। अब देखिए, वर्ष 2017 में पूरा एक वर्ष इंक्लूडेड है यहाँ पे, तो सीधे सीधे मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, कुल 1 विषम दिन होंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, या तो इसे आप जनवरी से लेकर मैनुअली काउंट भी कर सकते हैं, लेकिन फाइनली आपको क्या मिलेगा, 1। तो आप वहाँ पे 1 से 2 मिनट अपना वेस्ट मत कीजिए, जो स्किल आपके पास है उसे यूटिलाइज कीजिए। अब यहाँ पे मुझे टोटल प्राप्त करना है, तो 2016 और 2017 में कुल कितने विषम दिन है इसे मैं ऐड करूंगा, तो ये मेरे पास आएगा 6 + 1, और 6 + 1 का मतलब होता है 7, और 7 का अर्थ होता है संडे। ठीक है, 7 का अर्थ होता है संडे। अब देखिए आपको क्या करना है, आपने आंसर क्या निकाला, संडे। ठीक है, ये हमने निकाला कि 31 दिसंबर 2017 को क्या पड़ा, संडे। लेकिन प्रश्न में आपको जो रेफरेंस डेट दिया गया था 1 जनवरी 2007 और बोला था संडे, लेकिन आपने चेक किया तो एक्चुअल में था वो मंडे। मतलब प्रश्न में जो आपको कैलेंडर दिया गया है उसे एक दिन पीछे खिसका दिया गया है। इसका अर्थ आपको ऐसे ही निकालना है। फिर से आपको बता रहा हूं, आपने 1 जनवरी 2007 को कैलकुलेट किया तो आपने निकाला मंडे, और प्रश्न में दिया गया था क्या, आपको संडे, अर्थात एक दिन पीछे खिसका दिया है कैलेंडर को। अब दूसरे स्टेप में आपने क्या किया कि 31 दिसंबर 2017 को आपने कैलकुलेट किया, तो आपके पास आया संडे अर्थात रविवार। लेकिन प्रश्न के हिसाब से आपको बताना है, तब आपको क्या करना है, इसे एक दिन माइनस करना है, जैसा कि इस प्रश्न में किया गया है। तो आपका आंसर संडे नहीं, अब होने वाला है शनिवार। ठीक है, तब हमारा फाइनल आंसर क्या होगा कि 31 दिसंबर 2017 को क्या दिन पड़ा था, शनिवार। तो ये प्रोसेस होता है डबल डेट के क्वेश्चन को बनाने का। अच्छा, आप YouTube में इसके बहुत से वीडियो देखे होंगे। ठीक है, उसमें क्या करता है, इसको ऐसे लिखेगा, यहाँ पे उसको माइनस करेगा, कुछ कुछ तो प्रोसेस करते हैं, लेकिन उसमें एक लिमिटेशन है। जब भी आपका ईयर का गैप बढ़ जाएगा, ठीक है, जब भी आपका ईयर का गैप बढ़ेगा, तब ये तरीका आपको काम नहीं आने वाला है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। तो फिर से आपको किस तरीके में आना पड़ेगा, इसी तरीके पर। तो आपके लिए अच्छा क्या है कि आप एक तरीके को सीखिए, उसमें अपना कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाइए और अपनी एक्यूरेसी मेंटेन कीजिए। तो फिलहाल हम कक्षा में इसी प्रोसेस पर पूर्णतः फोकस करने वाले हैं, और मैं आपको भी इसी चीज पर फोकस रहने की हिदायत देना चाहता हूं। इस पैटर्न के अभी हम कुछ और प्रश्न करने वाले हैं। अच्छा, जो लोग मेरे साथ साथ नोट्स अभी नहीं बना रहे हैं, ठीक है, वो हमारे एप्लीकेशन के स्टडी मटेरियल सेक्शन से जाके इस नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं, या आप जिस भी वीडियो कोर्स में ज्वाइन हुए हैं वहां पर भी आपको ये नोट्स इस चैप्टर के बाद में प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर 21, और ये क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहे हैं, ये हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 21। मुझे दिया गया है 3 अगस्त 2014, और ये क्या बोल रहे हैं फिर से कि ये दिन क्या था, रविवार। ठीक है, उसके बाद में मुझे एक दिन दिया गया है 17 अप्रैल 2016। ये मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, अभी तक तो आप लोग सीख गए होंगे। मेरे बनाने से पहले कुछ लोग अभी बनाना स्टार्ट कर दिए होंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी अब आप अपना ध्यान इधर रखिए। पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना है कि 3 अगस्त 2014 को संडे था कि नहीं, सत्यता की जांच करनी है। तो फिर से यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 2013 बेस ईयर के रूप में, इसे मैं ब्रेक करूंगा 2013 में। 2000 में आपको पता है कितने विषम दिन होते हैं, 0, और 13 वर्ष के ड्यूरेशन में ये 13 तो आएंगे ही, साथ ही यहाँ पर कितने लीप ईयर आएंगे, 3, तो 13 और 3 हो गए 16, और फाइनल रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा 2।
क्योंकि 7 से इसको आप भाग देंगे तो 7 दूनी 14 तक ही जाएगा, 2 रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा। तो वर्ष 2013 तक आपके पास कितना विषम दिन आ गया? 2। अब आपको वर्ष 2014 में जाना है, तो कहाँ तक आपको जाना है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त में कहाँ तक? 3 अगस्त तक। अब फिर से आप देखिए, इसको मैं 6 महीने में जून तक ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास क्या है कि शुरू के 6 महीने में नॉर्मल ईयर में 6 विषम दिन होते हैं, और अगर लीप ईयर है तो शुरू के 6 महीने में 0 विषम दिन होगा। तब ये 2014 क्या है? लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है? बिल्कुल ये एक नॉर्मल ईयर है। तब मैं क्या लिखूंगा कि एक नॉर्मल ईयर में जनवरी से लेकर जून तक अर्थात 6 महीने में सिर्फ 6 विषम दिन होते हैं। अब मुझे पता है जुलाई में कितने विषम दिन होते हैं? 3। और अगस्त में मुझे जाना है कहाँ तक? 3 अगस्त तक। इसे मैं ऐड करूंगा, 6 और 3 होंगे 9, 9 और 3 होंगे कितने? 12, ठीक है। अब 12 को अगर आप 7 से भाग देंगे तो फाइनल रिमाइंडर आपके पास आएगा क्या? 5। अब हमें क्या करना है? टोटल कितने विषम दिन हुए ये ज्ञात करना है। तो 2013 और 2014 में जो विषम दिन आपने निकाले हैं उसे आप ऐड कर दीजिए। तो 2013 में हमने निकाला था 2, तो इस 2 को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और अभी अभी हमने 2014 का कैलकुलेट किया तो क्या आया? 5, और 5 + 2 होता है क्या? 7, ठीक है। और 7 अगर मेरे पास विषम दिन बच रहे, इसका अर्थ क्या है कि यह दिन कौन था? संडे। हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया? संडे, ठीक है। अब देखिए हम जो निकाले हैं और क्वेश्चन में जो बोल रहे हैं दोनों दिवस क्या है? मैच कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या है कि यहाँ पे जो दिन आपको बताया गया है वो बिल्कुल सही है। अब आपको कुछ नहीं करना है, यही कैलकुलेशन वर्ष 2016 तक के लिए भी करना है, ठीक है। अब देखिए 17 अप्रैल 2016 तक मुझे पहुंचना है, तो पहले तो मैं क्या करूंगा? एक बेस ईयर लूंगा, ठीक है, क्योंकि 2016 क्या है? अभी रनिंग है, कंप्लीट नहीं हुआ है। इसको मैंने ब्रेक कर दिया 2 पार्ट में। 2000 का फिर से आपको याद हो चुका होगा अब तक, 0 विषम दिन होंगे, और 15 वर्ष के ड्यूरेशन में 15 विषम दिन तो होंगे ही, साथ ही यहाँ पर क्या होंगे? 3 लीप ईयर पड़ेंगे। तो ये हो गया 18, और यहाँ पे फाइनल रिमाइंडर बचेगा 4, क्योंकि 18 को अगर आप 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14 तक ही भाग जाएगा, और इस प्रकार आपके पास क्या बचा? 4 विषम दिन। तो 2015 तक मैं क्या बोल सकता हूँ? मेरे पास कितने विषम दिन हो गए टोटल? 4, ठीक। अब मुझे कहाँ तक जाना है? 2016 में 17 अप्रैल तक जाना है। तो ये हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, और ये हो गया अप्रैल, ठीक। तो जनवरी का तो आप सबको पता ही है 3 विषम दिन होता है। अब हम पहुंच चुके हैं कहाँ? फरवरी पर, ठीक है। फरवरी में हम आ चुके हैं। तब आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए कि क्या ये जो ईयर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ये लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, ठीक है। तो अभी हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? वर्ष 2016 के लिए। तो वर्ष 2016 बिल्कुल 4 से भाग जाता है पूर्णतः, तो इस प्रकार क्या है? ये लीप ईयर है। और अगर हम लीप ईयर में फरवरी में विषम दिन का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या आएगा? 0 के बजाय 1 विषम दिन, ठीक है। फरवरी का हो गया। अब मार्च का फिर से मैं क्या लिख दूंगा? यहाँ पे 3, और अप्रैल में मुझे कहाँ तक जाना है? 17 तक, ठीक। इसे मैं फिर से ऐड कर दूंगा, ये हो गया 3 और 1 4, 4 3 7, और 17 में से अगर मैं 7 को जोड़ूंगा तो मुझे प्राप्त होगा क्या? 24, और 24 को अगर मैं 7 से फिर से भाग दूंगा तब मुझे फाइनल रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? 3, क्योंकि 7 या 21 तक ही पूर्णतः भाग जाएगा, और 24 में से अगर आप 21 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना रिमाइंडर बचेगा? 3। और ये जो फाइनल रिमाइंडर बचा हुआ है और ये जो 3 आया है, इसमें मैं क्या करूंगा? 4 को ऐड करूंगा, अर्थात मुझे क्या करना है? टोटल कितने विषम दिन आए ये कैलकुलेट करना है। तो क्या करूंगा? वर्ष 2015 और वर्ष 2016 में जो हम विषम दिन निकाले हैं उन दोनों को ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो वर्ष 2015 में हमने कितना निकाला था? 4, और वर्ष 2016 में हमने निकाला है 3, और ये हो गया कितना? 7, और 7 का अर्थ फिर से क्या है? संडे। अब मैं क्या बोल सकता हूं कि 17 अप्रैल 2016 को क्या था? संडे, ठीक है। अब देखिए, अब आपको कहीं पर भी प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रश्न में इस तिथि को जो दिन बोला गया था हमने इसे चेक किया तो यही दिन आया, अर्थात हम एक सही कैलेंडर के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं। तब आपको प्लस माइनस की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है।
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 21 के विकल्प में आप अभी ऑप्शन नंबर जो डी है रविवार वो आपका सही उत्तर है। तो दोस्तों यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है जो था गिवन डेट को आधार मानते हुए हफ्ते का दिन ज्ञात करना। इसमें हमने दोनों स्थितियां कैलकुलेट कर ली है, एक सिंगल डेट का था और एक डबल डेट का अर्थात रेफरेंस डेट का था। अब हम आने वाली कक्षाओं में कुछ और भिन्न भिन्न तरीकों के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, जल्द मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में।